हेलो नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक स्वागत करता हूँ। बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सीरीज में हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक्स का सेक्शन। इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान से बीपीएससी क्या क्या प्रश्न पूछी है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं बताता चलूँ कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य भूगोल और पर्यावरण, ये चारों सेक्शन देख चुका था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न ही होंगे। इसमें जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको बीपीएससी द्वारा पूछा गया है प्रश्न मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान। आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान का प्रारंभ राष्ट्रीय आय और जीडीपी से होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय आय और जीडीपी से। पहला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पे तात्पर्य पूंजीवाद और समाजवाद दोनों तत्वों से है, अर्थात निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? सही उत्तर हो जाएगा एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, ह्रासमान लागत विधि। सही उत्तर हो जाएगा ह्रासमान लागत विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र का होना भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या होती है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि के द्वारा। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक कैसे देखा जाता है कि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में कितना का वृद्धि हो रहा है। इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की। कौन थे वो वैज्ञानिक? वी के आर वी राव जो थे, भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित कार्यालय या संस्था जारी करता है। एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। 1951-52 से 2015-16 की अवधि में किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रहे? सही उत्तर हो जाएगा 2007-08। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय इस भारतीय राज्य में सबसे कम है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। अगला टॉपिक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। पहला प्रश्न है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहल। ये तीनों प्रयास जो है सुधार है, ये भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए अपनाया गया है। एमएसपी, बफर स्टॉक का निर्माण और सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधक का यह उद्देश्य नहीं है खाद्यान्नों का निर्यात। खाद्यान्नों को निर्यात के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी व्यक्तियों को पहली प्राथमिकता यहाँ पे यह है कि सभी व्यक्तियों को भरपेट भोजन मिले। नेक्स्ट है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून की मानी जाती है। 1 जुलाई से 30 जून की अवधि को फसल वर्ष की अवधि कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? सही उत्तर हो जाएगा 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसान को बैंक खाता में 2000 रुपये की 3 किस्त यानी टोटल मिला के 6000 रुपया एक वर्ष में भेजा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण करके। अगर बीज अच्छे गुणवत्ता वाले होंगे तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, और यह समाधान भारतीय कृषि में सुधार कर सकता है।
अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में निम्नतम से द्वितीय है। 21 वर्ष का डाटा है, तो कृषि संगणना 2015-16 के डाटा के अनुसार निम्नतम से दूसरा स्थान पर भारत में जोतों का औसतन आकार। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है 17.7% है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का अनुसार 17.7% है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? सही उत्तर था 109.5 मिलियन टन। निम्नलिखित में राज्यों पर विचार करना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से आरोही क्रम को चुनें। आरोही क्रम अर्थात कि बढ़ता हुआ क्रम में चुनना है। सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश। यानी बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, उससे ज़्यादा उत्पादन करता है पंजाब, उससे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश और उससे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? 2002-03 के वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 0 हो गई थी। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 3%। 3% की वैश्विक हिस्सेदारी रखता था 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश है दोस्तों? चीन। चीन रेशम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित कृषि को उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। निम्नलिखित कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। कुशल सिंचाई, सिंचाई अच्छा रहेगा तो उत्पादकता बढ़ेगा। गुणवत्ता युक्त बीज, ये भी सही है। कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी उत्पादकता बढ़ाने के लिए रास्ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? लगभग 54.6%। यह जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा है। 54.6% जो है कृषि रोजगार प्रदान करता है। यह नकदी फसल नहीं है। ज्वार को नकदी फसल के रूप में नहीं देखा जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। प्राकृतिक अंतःस्तरीय मत्स्य उद्योग सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। यह 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। बीज, उर्वरक, जल निकासी। हरित क्रांति के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कदम था वो HYV ब्रीड, बीज जो उर्वरक और जल निकासी तकनीक का विकास करना था। यही सब सुधार के कारण से भारत में हरित क्रांति आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन सही है। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न 66 BPSC में पूछा गया है और सब भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ना PM कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित सही है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भृतों का पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये सभी संरचना जो है, ये सभी जो भी बातें लिखी गई है, ये सभी कृषि सिंचाई योजना में
शामिल किया गया है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का निर्धारण करती है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो कृषि वित्त का स्रोत ये सभी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? यह 66 बीपीएससी का करंट का प्रश्न है, इसमें जोड़ दिया गया है। इसे देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि 20 लाख करोड़ 2023-24 के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों से संबंधित है। नीली क्रांति मिशन संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य है 2% खरीफ के लिए और 5% वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र जो सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान में मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आपको बताते चले कि बिहार जो है मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और लगभग 90% मखाना, पूरे भारत का 90% मखाना अकेले बिहार का मिथिला क्षेत्र ही करता है। अगला प्रश्न है, भारत की एजेंसी जो खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत में खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार की ओर से MSP का निर्धारण करता है। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण को हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। ब्राउन खाद प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में किया जाता है। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है, किस एरिया में पाई जाती है? तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, कृषकों की सहायता हेतु भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र SEZ स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है? उत्तराखंड। सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड पहला राज्य है जो SEZ यानी विशेष कृषि क्षेत्र स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने की एक पॉलिसी लॉन्च किया है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण ऋण प्रदान करना। भारत के तृतीय कृषि रोडमैप का शुभारंभ हुआ था, यह नवंबर 2017 में हुआ था। अब चौथा कृषि रोडमैप भी शुरू किया जा चुका है। कुछ देशों में GST को के नाम से भी जाना जाता है, मूल्य वर्धित कर के नाम से जाना जाता है GST को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर बढ़ा है वार्षिक वृद्धि दर से? किस वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है? 2010-11 से 2014-15 के बीच में 5.65%। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो करंट को रिलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है लगभग प्रश्न जो आता है वो करंट से आधारित ही होते हैं। अगला क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र में देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में इस शहर में खोला गया था, हैदराबाद शहर में खोला गया था आइकिया। भारतमाला परियोजना से भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है भारतमाला परियोजना। भारत का यह औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा किस देश की सहायता से किया जा रहा है? याद रखेंगे, जापान की सहायता से दिल्ली मुंबई
आर्थिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 4 उद्देश्य दिया गया है। इसमें कौन कौन सा है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, मेक इन इंडिया का ये भी उद्देश्य है। लाल फीताशाही को हटाना, सही है। विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना, ये चारों उद्देश्य मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य में शामिल है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो डेट याद रखेंगे, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, यह एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं है। डिजिटल इंडिया। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था या औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी करता है? यह 66 बीपीएससी पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन जारी करता है औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को? कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO यह सूचकांक जारी करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? SVS राघवन समिति द्वारा। यह भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों के लिए 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। MSME में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें माइक्रो जो होता है 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार एक निर्माणित क्षेत्र के मध्यम उद्योगों को निर्धारित निवेश की सीमा है 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। यह 66 से 69 रुपये से पूछा गया है। वर्तमान में यह आपको चेंज मिलेगा, इसे MSME में देख लेंगे। MSME में क्या क्या उसका प्रोविजन किया गया, कौन सा जो उद्यम है वो माइक्रो रहेगा, कौन सा लघु रहेगा, कौन सा मध्यम रहेगा, इसमें जो क्राइटेरिया था इसको चेंज किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? सही उत्तर हो जाएगा 500 करोड़ रुपया। लघु रत्न श्रेणी 1 उद्यम को 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। यह औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है। रांची जो है छोटा नागपुर पठार पे स्थित है। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, किससे संबंधित है? स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से, निर्णय लेने में सुधार से, इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार की लागत को कम करती है। ये तीनों पॉइंट औद्योगिक क्रांति 4.0 से संबंधित है। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 संबंधित है। फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है सेवा क्षेत्रों पर। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। LPG पे आधारित है 1991 की औद्योगिक नीति। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई थी। औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया वर्ष 1956 में। भारतीय राज्य जिसमें सर्वाधिक चालू विशेष आर्थिक क्षेत्र है तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ सबसे अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अंतर्गत DPIIT का स्थापना हुआ था 1995 में।
कोर उद्योग सूचकांक का आधार कार्य वर्ष हाल ही में बदलकर किया गया है 2011-12 कर दिया गया है। अब कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष IIP में 8 कोर उद्योग को सम्मिलित भरांक कितना है? 40.24%, 40.27% है सर। चलिए अब आगे आते हैं राजकोषीय नीति एवं राजस्व। राजकोषीय नीति एवं राजस्व में पहला प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरुआत किया गया था? केंद्रीय बजट 2005-06 में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई थी। भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। विनिवेश जो है यह किसी भी बजट में इसको शामिल नहीं किया जाता है। विनिवेश करना सरकार का काम नहीं है। कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 की अभिष्ट उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था? भारत को शिक्षित करना। निम्नलिखित निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है। व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय के पास है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। 2017 में भारत के जो वार्षिक बजट आया था उसमें वित्त बजट में रेल बजट को भी शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बराबर होता है कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? देखते क्या है। सही उत्तर हो जाएगा यह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व यानी GST से पहले के समान रहे। नरसिम्हन कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को इस सीमा तक घटाने का सुझाव दिया था। लगभग 25% घटाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान एक राजस्व व्यय का आइटम है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? लगभग 6.8% तक आकलन किया गया था। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। ये सभी प्रश्न जो है यह 62 में पूछा गया था। तो उस समय का ये करंट था, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान देना है तो इस साल राजकोषीय घाटा कितना है इस पे फोकस करना ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण करना। SEZ अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य था। क्या क्या उद्देश्य था? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। आर्थिक गतिविधि ज़्यादा होगा तो रोजगार के अवसर ज़्यादा प्राप्त होंगे। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना। वस्तु और सेवा ज़्यादा निर्यात होगा तो उससे भारत का फॉरेक्स बढ़ेगा। रोजगार निर्माण करना। रोजगार निर्माण से देश में जो है आर्थिक समृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आता है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। राजस्व घाटे का तात्पर्य भारत सरकार के उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटा पहली बार पेश किया गया था। लेखानुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण से निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनाया गया है। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है 21 मार्च 1997 को। अगला प्रश्न, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई थी। यूनियन बजट 1992-93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के इस खाते में जमा होती है, भारत के सार्वजनिक निधि में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से जो राशि प्राप्त होगी वो भारत सरकार की सार्वजनिक निधि में जमा होगी। यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन यह इसकी कलेक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाएगा। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पादन कर से संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? राजा जी चलिया समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर की जो प्रावधान था लागू किया गया था। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1994-95 में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स शुरू की गई थी। भारत में बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 में CTT यानी वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का काम केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिशें देना है। अशोक कुमार लाहिरी, सुदीप्तो मुंडेल, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा में से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। सुदीप्तो मंडल, यह प्रश्न भी करंट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों का विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 10.06% है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%, 4.23%, 4.89% और 4.06%। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 10.058%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों के आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत है 42%। सही उत्तर है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ब्याज दर में कमी होती है। घाटे की वित्त नीति तकनीक है राजकोषीय नीति की। निम्नलिखित साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है। मार्जिन आवश्यकता। भीड़ प्रभाव घटना घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार के मांग पक्ष अथवा पूर्ति पक्ष को प्रभावित करते हैं। बिहार में उद्योग की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित किया है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है। कितना रुपया है? तो 2500 करोड़ रुपया है। अगला टॉपिक है आयोजना। इससे देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? तो ये 32.11% था।
2019 में चल योजना के बारे में निम्नलिखित सही है। क्या क्या सही है देखते हैं। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। ये सभी कथन सही है चल योजना के संबंध में। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य था? आर्थिक वृद्धि को गति देना, सही है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को गति देना, ये भी सही है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ये सभी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जनता सरकार के द्वारा किया गया था। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। वही उसी टाइम में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 4% रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं मानव संसाधन विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना 8वीं थी। भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 के बीच था। इसके अलावा 1991-92 में भी योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। भारतीय नियोजन में एक उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का अंतर 3 वर्ष का ही था। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना अवधि का संबंध 1980 से 85 के बीच है। इन्होंने दूरगामी आर्थिक सुधार की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत किया था? नरसिम्हा राव जी द्वारा शुरुआत किया गया था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था कृषि क्षेत्र। जीरो आधारित बजट भारत में प्रारंभ कब हुआ था? 1983 में जीरो आधारित बजट शुरुआत हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी जिसे बंद कर दिया गया था। 2014 में योजना आयोग को बंद करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग शुरू किया गया। यह पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई थी। 1990, 91 तथा 91 से 92 पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई थी। अलग अलग वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था। SN अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था। अब आते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट आता है मुद्रा एवं बैंकिंग। देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार गुप्ता समिति कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया समिति है। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन की सीमांत व्यय पर नई कार्यप्रणाली आधारित है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम इन समाविष्टी अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करती है। ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार और उत्पादन। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 में बदलकर किस वर्ष को अपनाया गया है? 2011-12 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मुद्रास्फीति सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में करती है। CPI संयुक्त। भारत का यह वाणिज्यिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का वाणिज्यिक बैंक है जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, द्विमासिक करती है। वर्तमान में कोई क्रम नहीं है।
किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। HDFC बैंक चालू किया है ई किसान धन ऐप। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल है उपयुक्त सभी शामिल है। क्या क्या शामिल है? CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अभिनियमन करना, ये सभी वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल है। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। ये सभी लाभ होगा जब नकद आरक्षित अनुपात को कम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, निम्न कथन गलत है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। अल्पकालिक नहीं होता है, यहाँ पर दीर्घकालिक होता है। लंबे समय के लिए जो पैसा दिया जाता है उस पर रिजर्व बैंक चार्ज करती है, उसे बैंक दर कहा जाता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। दीर्घकालिक नहीं, यहाँ पे अल्पकालिक होगा। इस प्रकार से दोनों कथन गलत है। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। सुमेलित करना है क खो ख से। एक साइड में आपको ईयर मिलेगा, दूसरी साइड में क्या है, कौन सा मतलब काम किया गया था वो मिलेगा। इसका सही मिलान है 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना किया गया था। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किया गया था और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी 1982 में। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्संरचना से भंडारी समिति का संबंध है। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जो नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनी थी, श्री YH मालेगम। भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के विषय में सही कथन है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था है। मुद्रा क्या है? मुद्रा वस्तु है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकृत मुद्रा का मूल्य 15,41,793 करोड़ था। वापस प्राप्त विमुद्रीकृत मुद्रा क्या था? 15,31,73 करोड़ रुपये था। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रभावी हुआ 2016 से। तो इस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक्स का पहला जो पार्ट था वो समाप्त होता है। अगला जो भी क्वेश्चन है इससे आगे मानव विकास से आगे जो भी प्रश्न रहेंगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं।